Good evening, listeners, and welcome to this Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business, and stock market matters. But do remember that as a policy, we don't address company or stock-specific queries. You can call us on 2331 4444. 2371-7106, and our third dedicated line is 2371-7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. Good evening, Ambrish. गुड इवनिंग रंगा। नमस्कार, मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह हम आपके प्रश्न भी सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार अमरीश, नमस्कार रंगा और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और सबसे पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं रंगभाष्यम। Thank you, Ambrish. The top stories. Domestic equity markets rise for the fourth straight week. Sensex and Nifty jump 1.2%. Government extends deadline for linking of PAN with Aadhaar. And US markets end sharply lower amid volatility. घरेलू शेयर बाजारों में लगातार चौथे सप्ताह बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही 1.2% का उछाल दर्ज किया गया। सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाई और अमेरिकी बाजारों में व्यापक बिकवाली के बाद तेज गिरावट दर्ज की गई। Well, now for all the details, let's start off with Dalal Street. Rising for the fourth straight week, domestic markets surged nearly 1.2% during the week, primarily led by strong gains in banking, IT and auto stocks. The Sensex at the Bombay Stock Exchange rose 711 points or 1.2% during the week to close at 59,016 yesterday. The Nifty at the National Stock Exchange rose 216 points or 1.2% to close at 17,585. In the broader market, the BSE mid-cap and small-cap indices added over 1% each. At the foreign exchange markets, the rupee appreciated just 2 paise during the week to end at 73.50 against the dollar. और इस बीच हमारे साथ राजस्थान से हमारे श्रोता अशोक वोहरा जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार अरविंद जी, मैं शरद जी को भी प्रणाम कर रहा हूँ। इस समय विशेषज्ञ हैं वाणिज्य के और मेरा पहली बार ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं एक ऐसे वाणिज्य के विज्ञ और पंडित को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। सर, मेरी आपसे अनुनय विनय है कि जैसे शेयर मार्केट है, इवन जितना भी जो इस समय ग्लोबल चल रहा है, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ पोस्ट ग्रेजुएट तक, तो सर एक मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके माध्यम से, आपके एक तरह से सुझावों से पाठ्यक्रम में, जैसे मैंने अक्सर देखा है कि कॉमर्स में वो ही क्लासिकल मेथड सब भी चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा कभी कभी एकदम ऐसा लगता है कि वो जो एक परंपरागत स्थिति है वो। अशोक जी अपना सवाल पूछिए। सवाल मेरा सिर्फ इतना ही है कि इस समय जो शेयर मार्केट की जो स्थिति है वो भारतीय परिवेश में भारत की मुद्रा जो है वो इस समय किस स्थिति में चल रही है सर? यस शरद। अशोक जी, आपको हमारा भी प्रणाम। पहली बात तो देखिए, आप पाठ्यक्रम की बात कर रहे थे, वो तो हमारा इसमें मुद्दा नहीं रहता है, पर भारतीय मुद्रा स्थिति किस, बहुत जनरल ये सवाल है। और शेयर मार्केट का आप अगर पूछ रहे हैं तो शेयर मार्केट तो इस समय दिल्ली में बोलते हैं बल्ले बल्ले चल रही है। आप देख रहे होंगे कि नए नए मकाम हासिल कर रही है, हर हफ्ते नए हाईज लग रहे हैं, किसी किसी दिन तो 3-3, 4-4 दिन नए
हाइज लगते रहते हैं। मार्केट में बाहर से पैसा आ रहा है, FIIs का पैसा आ रहा है। डोमेस्टिक जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो लोकल, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट से जुड़ गए हैं। जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जिसको हम देशी संस्थागत संस्थान कहते हैं, संस्था कहते हैं, वो बहुत सारी जुड़ गई हैं। और मैं समझता हूं कि कुल मिला के मार्केट पिछले, अगर आप मार्च 2020 से आज तक डबल से भी ज्यादा हो चुका है। तो बहुत अच्छी परिस्थिति है और आगे भी मुझे लग रहा है बीच बीच में करेक्शंस आती रहेंगी, कोई कोई खबरें ऐसी आएंगी, पर आगे मुझे भविष्य उज्जवल दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का पैसा आ रहा है। और मैं रंगा और अम्बरीश एक चीज यहाँ और जोड़ना चाहूंगा अशोक जी के सवाल के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रेलेवेंट होगा। मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि मार्केट के जो पैरामीटर्स हैं जिनसे हम मार्केट को मेजर करते हैं, जब हम एनालाइज करते हैं, उसमें PE रेशियो होता है, EPS होता है, बुक वैल्यू होता है। ये जितने भी पैमाने हैं मार्केट की सेहत को मेजर करने के, मुझे लग रहा है अगर पैसा इस रफ्तार से आएगा तो ये पैमाने भी बदलने वाले हैं। आगे आगे आप देखिएगा मार्केट, अगर मान लीजिए निफ्टी आज 17,500 पे है, कल को अगर 25,000 पहुंच जाता है, कंपनी तो यही होंगी, कुछ नहीं जुड़ेंगी, पर वो पैमाने भी शायद आगे बदले। तो अशोक जी आगे बहुत बढ़िया है, भविष्य उज्जवल है। लंबी अवधि के लिए लगाइए और पैसे कमाइए, खूब पार्टी वार्टी करिए, मौज मस्ती करिए। Okay, fine. Let's move on and take our next caller. We have Satish joining us from Delhi. Good evening, Satish, and welcome to the program. हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल यह है शरद जी, मैंने 6 महीने पहले ना यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी शुरू करी थी, तो वो 3 महीने पहले मोनेटाइज हो गया, तो वहाँ से मुझे $200 के करीब हर महीने अर्निंग भी शुरू हो गई है। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे को जो डॉलर मिल रहे हैं मैं अपने एडसेंस अकाउंट में जमा करता रहूं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। एडसेंस अकाउंट कितना सेफ है ये बताइएगा। मैं चाहता हूँ 2-3 हजार होने पे मैं उसको ट्रांसफर करूँ। बड़ी अच्छी बात है सतीश जी, आपको मोनेटाइज हो गया है आपका यूट्यूब चैनल और आपको पैसे आने लग गए, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। बहुत लोग इसके इच्छुक रहते हैं और आपके लिए हो गया। देखिए आप उसको कहाँ रख रहे हैं, सवाल ये नहीं है, आप इसको इकट्ठा करें। आप चाहते हैं कि थोड़ी रकम हो जाए, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें, ये भी एक अच्छा विचार है। आपको पैसे की जरूरत नहीं है, ये भी सुनने में अच्छा लगा। ज्यादातर लोगों को तो पैसे की जरूरत रहती है। आप वहां रखना चाहें वहां रख सकते हैं, अपने अकाउंट में लेना चाहें वहां रख सकते हैं। पर ये आपको मैं बता दूं, क्योंकि आप नियमित कॉलर हैं और आपने ये अच्छा काम शुरू किया है, तो ये अमाउंट टैक्सेबल है, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये अमाउंट ऐसा नहीं है कि आपको इस पे कोई टैक्स नहीं देना है। इस अमाउंट पे आपको टैक्स लगेगा, जितना भी ये आ रहा है, जो भी टैक्स के नियम है। आप जब इकट्ठा हो जाएगा हमको दोबारा फोन करके पूछिएगा तो मैं आपको विस्तृत तौर पे बता सकता हूँ कि इस पे किस प्रकार से टैक्स देना। तो प्रिंसिपली टैक्स जहां मर्जी रखिए, बढ़िया आता हुआ पैसा है, नई नई कमाई शुरू हुई है, जहां मर्जी रखिए, संभाल के रखिए और इस्तेमाल करिए। और मुंबई से हमारे श्रोता श्रीकांत जी लाइन पे हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार, मैं पूछना चाहता हूँ कि इक्विटी में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मालूम होता है कि वैल्यू क्या है, वैसा म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। श्रीकांत जी आपको मुझे लग रहा है हम स्पष्टीकरण दे दें और थोड़ा आपकी जो गलत फहमी सी है उसको दूर कर दें। म्यूचुअल फंड की तो बल्कि ऐसी ऐप है श्रीकांत जी कि आप दिन में कई दफे उसकी वैल्यू देख सकते हैं। एक हम उसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में NAV, नेट एसेट वैल्यू। किसी भी समय आप दे सकते हैं। शायद आप ये जानना चाह रहे हो कि म्यूचुअल फंड ने आगे कहाँ पैसा लगाया है, ये आप नहीं। देखिए ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मान लीजिए 1000 लोग एक म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं, अब उन्होंने बहुत सारी बड़ी छोटी मिड कैप स्मॉल कैप और मिक्स लगा रखा है। अब ये वो आपका मान लीजिए उसमें निवेश 1 लाख का है, टोटल फंड मान लीजिए 1000 करोड़ का है, तो अब ये तो आप उसको प्रो राटा या प्रोपोर्शनेट ही, इसीलिए वो NAV बार बार डिक्लेयर करते रहते हैं और वो आंसरेबल होते हैं सेबी को, और म्यूचुअल फंड की बाकायदा एसोसिएशन भी बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें पारदर्शिता नहीं है। जो आप NAV को ही वैल्यू समझे श्रीकांत जी, और वो आप दिन में कई दफे जब रियल टाइम में आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारी ऐप है, आप डाउनलोड करिए। हर म्यूचुअल फंड की ऐप होती है, कॉमन ऐप भी होती है। जिस भी म्यूचुअल फंड में लगाएंगे आप रोज के रोज सुबह शाम, सुबह उठ के रात को सोते टाइम, खाना खाने के बाद आप उसकी NAV कभी भी देख सकते हैं, तो वो वैल्यू आसानी से दिखाई देती है। Okay, let's move on and take our next caller. We have Ratnakar joining us again from Mumbai. Good evening and welcome to the program. हेलो। Yes. हाँ, गुड इवनिंग सर। Good evening. Go ahead. Put your मेरा question. सवाल है कि ये जो GST काउंसिल का मीटिंग हो गया, तो उसमें जो पेट्रोल और डीजल के GST में रखने का, GST से मुक्त रखने का, इसके बारे में चर्चा हो गई। तो ये निश्चित स्वरूप से GST में आना पेट्रोल डीजल आम जनता के लिए फायदेमंद है क्या, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल वो
जीएसटी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को जो पैसा देने वाली रहती है वो देने के बारे में कुछ राज्य बोलती है हमारा जो जीएसटी का पैसा मिला नहीं, तो उसके बारे में एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? रत्नाकर जी, बहुत अच्छा आपका मैक्रो लेवल का सवाल है। पेट्रोल डीजल की तो खूब चर्चा हो रही है जीएसटी में लाने की। देखिए, कल जो मीटिंग हुई है लखनऊ में, उसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने और माननीय जो हमारी केंद्र की वित्त मंत्री महोदया हैं, सबने इस बात पर एग्री हुआ कि ये अभी उचित समय नहीं है जीएसटी में पेट्रोल डीजल को लाने का। ऐसा क्यों ऐसा निर्णय लिया गया? क्योंकि राज्यों के पास जब से जीएसटी आया है 1 जुलाई 2017 से, जिसमें 16-17 टैक्स का विलय हुआ था, तो राज्यों के पास जो राजस्व का सोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड रह गए हैं। आपको पता होगा 2-3 आइटम्स हैं, बिजली है, पेट्रोल डीजल है और स्टैंप ड्यूटी वगैरह है, कुछ थोड़ा बहुत और रेवेन्यू। तो राज्यों के पास अब बहुत सीमित। तो पैंडेमिक में क्या हुआ रत्नाकर जी, के बहुत सारे राज्यों का जो राजस्व था 40 से 50%, बल्कि 1-2 राज्य ऐसे जब 60% तक राजस्व गिर गया, रेवेन्यू गिर गया। उनको यहां तक नौबत आ गई थी कि वहां राज्यों के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसा देना मुश्किल हो रहा था। तो मुझे लग रहा है कि जीएसटी काउंसिल को लगा कि अभी पैंडेमिक से हम पूरा निकले नहीं हैं, धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, तो ये शायद उचित समय नहीं है, क्योंकि एकदम से 1 लाख करोड़ का एक बैक ऑफ दी एनवेलप कैलकुलेशन कहती है रत्नाकर जी 1 लाख करोड़ का टोटल रेवेन्यू में फर्क पड़ जाएगा अगर इसको जीएसटी में लाया जाता है। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए कंज्यूमर सोचे तो जी हाँ, मेरी कैलकुलेशन कहती थी कि अगर जीएसटी में आ जाता तो 26 रुपए तो आपको पेट्रोल में फर्क दिखता, 20 रुपए की प्राइस में सीधा सीधा आपको डीजल में फर्क दिखता। पर अभी मुझे लग रहा है कि काउंसिल का ऐसा मानना है कि अभी एकदम से राजस्व गिर जाएगा और राज्यों को चलाना मुश्किल हो जाएगा। केंद्र के लिए भी भार पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पनसेशन जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जी हाँ, कॉम्पनसेशन पैंडेमिक में थोड़ा थोड़ा डिले हुआ है। जो कॉम्पनसेशन एक्ट के अंदर कॉम्पनसेशन देना होता है स्टेट्स को, पर केंद्र उसको डिले भले ही होता है, पर केंद्र उसको रिप्लेनिश कर देता है। और इस सब के नीचे जो जड़ है ना रत्नाकर जी, मूल मंत्र ये है कि सब पैंडेमिक की वजह से हुआ। अगर शायद पैंडेमिक ना होता तो आज पेट्रोल डीजल शायद जीएसटी में आ गया होता, बल्कि पेट्रोल डीजल की शायद कीमत इतनी बढ़ी ही ना होती और ना कॉम्पनसेशन में दिक्कत आई। पर आपकी देश के प्रति जागरूकता और मैक्रो लेवल की जानकारी की मैं प्रशंसा करता हूँ। और थाने से हमारे श्रोता गुरुनाथ जी लाइन पे हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी सर नमस्कार। नमस्कार। कोहली साहब को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ। सर मेरा ये सवाल का है, जो जीएसटी परिषद ने जो अपना पेट्रोल डीजल को जो जीएसटी के दायरे में लाने की बात हुई थी, बीच में मद्रास हाईकोर्ट ने भी सूचना की थी परिषद को, फिर भी सर एक दिक्कत क्या है लोगों को? सर क्या रीजन हो सकता है कि ये जीएसटी के? गुरुनाथ जी अभी बात ही हुई थी इस मुद्दे। गुरुनाथ जी अभी यही बात चल रही थी, जब मद्रास हाईकोर्ट नहीं, वो केरला हाईकोर्ट का डायरेक्शन आई थी कि इसको लाया जाए। अभी मैंने अभी आपसे पहले जो रत्नाकर जी भी हमारे श्रोता थे, यही बात चल रही थी कि अभी जो फिस्कल पोजीशन है, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, वो इस बात की इजाजत नहीं देती कि इतना बड़ा राजस्व का घाटा, क्योंकि वहां पर आपको पता है 28% रेट है और उस पर हम लगा भी दे, सेस भी लगा दे, तब भी वो 40% के आसपास जाता है। जबकि पेट्रोल डीजल पे जो टोटल वैट और एक्साइज लग रहा है वो मिला के करीब 55-60% तक चला जाता है। तो इसलिए अभी राजस्व इतना गिराने अफोर्ड नहीं कर सकती है, ना राज्य अफोर्ड कर सकती है, ना सेंटर कर सकती है। इसलिए इस मैटर को अभी डेफर कर दिया गया है। कभी ना कभी आएगा, पर जब भी आएगा तब तक के लिए हमें और आपको पेट्रोल पंप पे जाके थोड़ा सा रोष होता है कि भाई इतने पैसे जेब से जाते हैं। पर मैं ये मानता हूँ, एक बात मैं मानता हूँ, मैं कोई इसमें सरकार का या कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ अगर पैसे का प्रयोग देश की वेलफेयर स्कीम्स के लिए, जनता के लिए किया जा रहा है, तो थोड़ा सा हम सब मिलकर थोड़ी थोड़ी अपनी जेब ढीली करें, चाहे थोड़ी सी दुख होके करें, पर कर रहे हैं तो देश के लिए वो पैसा, गरीबों के लिए, किसानों के लिए इतने हाईवेज बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये सब पैसा यहीं से आता है गुरुनाथ जी। तो इसलिए अभी फिलहाल इस पे कोई खबर नहीं है जीएसटी में आने की। मुझे लग रहा है आगे कभी भविष्य में आ सकता है। तो चलते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी है। पहले यह सीमा इस महीने की 30 तारीख तक थी, अब इसे बढ़ाकर अगले वर्ष 31 मार्च कर दिया गया है। आयकर विभाग ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण विभिन्न पक्षों की कठिनाइयां दूर करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता और इस मुद्दे पर हितग्राहियों के अनुरोध पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है।
आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई पूरी करने की तारीख भी मौजूदा 30 सितंबर से बढ़ाकर अगले साल मार्च तक कर दी गई है। इसके अलावा बेनामी संपत्ति लेन देन निरोधक अधिनियम के तहत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। Well, listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra, and in this edition we are taking phone calls on economic, business and stock market issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. Obviously, you need to prefix the STD code of the Delhi before these numbers, that is 011. Let's continue with our phone calls. We have Gaurav joining us from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. हेलो। Yeah, Gaurav. जी जी, ये मुझे जानना था कि SBI का एक योनो और एक भीम दोनों एप्लीकेशन है, और अभी थोड़े दिन पहले एक ई-रूपी लॉन्च हुआ है और पहले से पेटीएम और फोन पे ये सब चल रहा है, तो अंतर क्या है SBI का दोनों में और जो अभी ई-रूपी लॉन्च हुआ है उसमें? मुझे ठीक से अमरीश समझ नहीं आया, क्या शब्द नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हैं? ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऐप के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐप है योनो और ये इन्होंने एक और ऐप का भी जिक्र किया, कह रहे हैं कि ये दोनों ऐप। मैं समझ गया जी। गौरव, ये सारे जितने भी ये ऐप अब सब बैंक अपने अपने लॉन्च कर रहे हैं। हमने देखा पीछे पेटीएम भी एक तरह से पेमेंट गेटवे कम डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो जितने भी बैंक्स हैं SBI को मिला के सब कोशिश कर रहे हैं कि अपना अपना उनका ऐप हो, जहां से जिससे आपको एक थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी की मदद ना लेना पड़े। आपने देखा होगा जो हमारे कुछ ऐप ऐसे हैं, निजी ऐप हैं, हम उनको ज्यादा तवज्जो यहाँ पर नाम ले लेके नहीं लेते, पर वो भी क्या करते हैं, आप उसको बैंक से लिंक कर दीजिए और वहां आपके उस बैंक अकाउंट से लिंक होके वो पेमेंट को वहां से डेबिट कर देते हैं। ऐसे ही पेमेंट आती भी है, जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, वो भी कोई, तो बहुत सारे हैं। इन सब ने इनके बिजनेस मॉडल में चेंज आया, तो अब सब बैंक ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप पे ना जाना पड़े, आप सीधा उस बैंक के ऐप पे जाएं जहां आपका बैंक अकाउंट है। उसमें सेफ्टी भी ज्यादा रहती है क्योंकि उसमें हैक होने का चांस नहीं रहता। बैंक के पास सिक्योरिटी पासवर्ड्स आपको किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को नहीं देने पड़ते हैं, अपने पासवर्ड, लॉगिन आईडी वगैरह। तो क्योंकि बहुत सारे पीछे फ्रॉड्स गौरव सुनने में आ रहे थे, तो हर बैंक अब ये प्रयास कर रहा है कि उसके स्वयं का एक डिजिटल ऐप हो जहां पर आप न केवल ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, बल्कि आप ये जो आप सुविधाएं लेते हैं इन पेमेंट ऐप से, डिजिटल ऐप से, पेमेंट से, यूपीआई के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपको सब उस बैंक के, आज टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि कोई भी बैंक उसका लाभ उठा सकता है। तो मुझे ये जो आप दोनों ऐप्स की जिक्र कर रहे हैं, ये आप इसको इस्तेमाल करें और आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप के पास नहीं जाना पड़ेगा, स्टेट बैंक के ऐप पे ही आपका काम हो जाएगा। दिल्ली से हमारे श्रोता जय सलूजा जी लाइन पे हैं। सलूजा जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? Good evening to Kohli ji and the entire team. Good evening. And I hope that Mr. Kohli continues to be the captain of Market Mantra team. And the question is that I want your elaborate views on US stock market, S&P 500, Nasdaq and Dow Jones. Because do you think has it reached exorbitant levels, or do you think still 1 year, 1.5 years, no problem? Mr. Saluja, first of all, kind words. I am not the captain. Captain is the entire Market Mantra team who put in a lot of efforts to bring this program to you. So I share this compliment with the entire Market Mantra team. As far as the US markets are concerned, they are standing at crossroads at this point of time because there is that fear of inflation. In fact, we saw better than expected inflation numbers coming from the US. So, plus the tapering down of the Fed, $120 billion being pumped in every month. So that is likely to be tapered sooner or later. Maybe it could start in October. It could start in January because they are not giving a definitive date to avoid a reaction from the market. Thirdly, so much of liquidity has been infused in the US markets that US markets now are a bit artificially pumped. So S&P, you must be knowing, S&P contains more traditional stocks. Nasdaq contains technology stocks, and Dow is a comprehensive index which is used to measure the US market. So therefore, the market is at crossroads right now. We keep seeing corrections on and off. Every time Fed gives a statement, you hear a different reaction. Every time, Mr. Biden gives a statement, you hear they are putting in a lot for infrastructure.
So there is too much happening in the American financial market. So my own opinion is that, Mrs. Saluja, that the market is standing at crossroads at this point of time. My fear is it can go down. I'm also optimistic it can go up, but it is a very, very tricky situation right now. If you are an investor, you know that you can now invest in US markets while sitting in India. So as an investor, I would advise you to exercise caution, wait for corrections and enter the market. And continuing with the US market, some news. US markets ended sharply lower in a broad sell-off yesterday, ending a week buffeted by strong economic data, corporate tax hike worries, the Delta COVID variant and possible shift in the US Federal Reserve's timeline for tapering asset purchases. All three major US stock indices lost ground, with the Nasdaq Composite Index weighed down as rising US Treasury yields pressured market-leading growth stocks. So the Dow Jones Industrial Average fell 166 points or 0.5% to end at 34,585. The S&P 500 lost 41 points or 0.9% to close at 4,433, while the Nasdaq Composite Index dropped 138 points or 0.9% to finish at 15,044. They also posted weekly losses, with the S&P index suffering its biggest two-week drop since February. और भोपाल से हमारे श्रोता शंकर लाइन पे हैं. शंकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. Good evening, Market Mantra team. Good evening, Kohli ji. So my question is that, as you said earlier, only external factor that is tapering in US could affect Indian market. Internally we have everything looking very green and green pasture, और सब लोग recently घुसे हैं मार्केट में, तो अभी कोई बाहर निकलने वाला है नहीं. तो मार्केट यहाँ से शायद और ऊपर जाता दिख रहा है. आपका क्या विचार है? और इसमें अगर फाइनेंस सेक्टर ही ज्यादा कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि बैंकिंग में निफ्टी अभी बैंक और बैंक निफ्टी अभी ज्यादा चले नहीं, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो. तो क्या अभी इसके लिए ये बेट बेटर है? और क्या सरकार ओवर हीटिंग के लिए कुछ एक्शन ले सकती है कि मार्केट इतना ओवर हीट हो रहा है, 70,000 60,000 टच कर रहा है, शायद से सून इट विल बी 75,000. ओवर हीटिंग के लिए क्या सरकार कुछ एक्शन ले सकती है, विच मे बी एक्चुअली डेट्रीमेंटल फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स? यस. देखिए, पहले मैं आपके आखिरी वाले का जवाब देता हूं. तो सरकार नॉर्मली स्टॉक मार्केट्स में दखल नहीं देती है. पहली बात तो ये, शेयर मार्केट अपने मार्केट फोर्सेस पे चलता है, डिमांड सप्लाई पे. उसमें क्योंकि FIIs का पैसा होता है, DIIs का होता है, तो सरकार उसमें पहली बात तो दखल नहीं देती. दूसरा, आपने पूछा, देखिए US मार्केट्स अगर रिएक्ट करते हैं, इंडिया में सब ठीक ठाक भी रहा. हम लोग एक कहावत बोलते हैं कि छींक मारता है अमेरिका और जुकाम लग जाता है सारी दुनिया को. तो ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा. आप देखे होंगे सुबह जब इंडियन स्टॉक मार्केट खुलती हैं तो हम लोग तो उसको बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं. रात को डाउ ने कैसा परफॉर्म किया, नैस्डैक कैसा था, और अभी इस टाइम डाउ फ्यूचर, जबकि मार्केट हमारे यहाँ सुबह होती है तो वहां रात हो जाती है, तो वो कैसा स्टॉक मार्केट फ्यूचर चल रहा है उसको देख के मार्केट. और यही नहीं, एशिया की सारी मार्केट, चाहे वो स्ट्रेट टाइम्स है, चाहे वो कॉस्पी है, चाहे वो हैंग सेंग है, जितने भी इंडेक्सेस हैं वो अमेरिका की तरफ देखे, क्योंकि वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. 22-23 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका इकोनॉमी है, डोमिनेट करता है. तो ये सच है कि अगर 120 बिलियन डॉलर का टेपरिंग होता है तो उसका ट्रिकलिंग इफेक्ट यहां पर आएगा. एक बार तो जरूर आएगा इफेक्ट. उसके बाद यहां पर निवेशकों को समझ में आ जाता है, ट्रेडर्स को, कि भाई हम हर वक्त हम वेस्टर्न मार्केट की तरफ ना देखें, हम अपने फंडामेंटल्स भी देखें कि अगर हमारे भारत में परिस्थिति अच्छी है तो हम उसको फॉलो ना करें. पर इसका रिएक्शन अवश्य होता है. आज तक की हिस्ट्री आप उठाएं पिछले कुछ सालों की, तो कितनी बार हम मार्केट मंत्रा में डिस्कस करते हैं ये इम्पोर्टेड मंदी थी, ये हमारे यहाँ तो सब ठीक था, मंदी वहां से आई. तो ये सच है कि वहां पर अगर लिक्विडिटी खींची जाती है मार्केट से तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन यहाँ पर कुछ समय तक आपको अवश्य देखने को मिलेगा. इसलिए, और भारत सरकार इसमें दखल नहीं देती है, जहां तक मेरी जानकारी है. आपको ये दखल नहीं मिलेगा. मार्केट अपने आप स्वयं अपने आप को एडजस्ट करता रहता है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो करता है. बाकी आपने जो सवाल पूछा है उसका और विस्तृत जवाब हो सकता है, पर और श्रोताओं को भी मौका देते हैं. आपसे फिर अगली बार और पूछिएगा, आपको और विस्तार से मैं बता पाऊँ. Yeah, we have Sandeep joining us from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. Yeah, thank you. Go ahead, put your question. Yeah, good evening to the whole Market Mantra team and Dr. Kohli, and I must say that a very commendable job is being done over here, educating about the economy and the market. So my question is that in China, what is happening is that they are after the big players like Alibaba, and then they are after the education sector, then the IT sector.
So I would like to understand that what exactly they are trying to do and what will be the impact on Indian economy as well as the world economy on this, what is being done over there. That's a very global question, Sandeep. First of all, thanks for your compliment, and I share it with the entire Market Mantra team. See, China, I'm not sure as to why China wants to run after its education sector. See, China is primarily a communist economy. I think the Chinese, the CPI, the Communist Party over there seemingly doesn't want any private sector to grow to a proportion where it starts overshadowing their own, country management, if I call it country governance or whatever. So they are trying to regulate here and there, and I think it is harming them in some ways, because we saw yesterday there is a group called Evergrande, which is a second largest real estate group with $300 billion of default is what they are staring at right now. So I think if anything happens to China's financial market in terms of either financial crisis or at a geopolitical level, obviously India being a neighbor cannot remain unaffected. So therefore the Indian companies which have very close ties with China and vice versa, I think they will be the first ones to be affected. Indian relations with China, we have been noticing ups and downs in the recent past. And as far as the rest of the world is concerned, it is world's second largest economy. We all know it is about $14 to $15 trillion economy at this point of time. So anything, if it happens to China, the world cannot remain immune to it. So therefore your concern is very correct. And I completely agree that I think the world should be very closely watching what is happening in China, and I think accordingly try and vaccinate itself, not just from Wuhan virus but also from a financial crisis. जी शरद जी, हमारे दिल्ली से एक और श्रोता इंतजार कर रहे हैं, धर्मवीर जी आपसे अनुरोध है कि बहुत ही संक्षेप में अपना सवाल पूछें। हाँ शरद जी नमस्कार। मैंने लास्ट वीक आपसे पूछा था कि जो एफडी ब्रेक हो गई है उसमें मेरा ब्रांच मैनेजर से कॉम्प्रोमाइज हो गया था, तो उसमें मुझे बताइए, मुझे लिखित में तो कुछ नहीं देना है। और दूसरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि मुझे जानकारी नहीं है मार्केट के विषय में, क्या मैं जो अगर सोना खरीदना चाहूँ मेटल के तौर पर कि डायरेक्ट तो मैं खरीद सकता हूँ, क्योंकि जिससे उसमें हमारे को सेफ्टी रहे और कोई लॉस होने का चांस ना रहे, कहीं धोखाधड़ी ना हो। मैं ब्लाइंड करता हूँ। धर्मवीर जी, समय कम है, शो के समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। आपने पिछली बार पूछा था, मुझे याद आ रहा है, आपको कुछ बैंक का एफडी था, बैंक ने अपने आप कर दिया। जी हाँ, आपको ये एप्लीकेशन लिखित में देनी पड़ेगी, अपने सारा ब्यौरा देना पड़ेगा, आपकी कौन सी एफडी थी, उसमें कहाँ उन्होंने कब उसको टर्मिनेट कर दिया अपनी मर्जी से, अपने आप ब्याज घटा दिया वगैरह वगैरह। आपको सारी कहानी, सारा ब्यौरा, सारे फैक्ट्स लिख के देने पड़ेंगे। मैंने आपको सलाह दी थी बैंकिंग ओम्बड्समैन और बैंक की टॉप मैनेजमेंट को आप लिखें। अगली बार धर्मवीर जी आपसे फिर जुड़ेंगे, समय कम है तो आपसे बात करने में बहुत मजा आता है, तो अगली बार जरूर कॉल करिएगा। Right. Let's take a look at the oil scenario. Global crude oil prices rose 3% this week as energy companies in the U.S. Gulf of Mexico restarted production after back-to-back hurricanes in the region shut out production. Brent crude futures rose 3.3% during the week to settle at $75.34 per barrel. U.S. crude futures was up 3.2%, supported by tight supplies due to the hurricane outages. शरद जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you so much. Thank you. And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories once again. Domestic equity markets rise for the fourth straight week. Sensex and Nifty jump 1.2%. Government extends deadline for linking of PAN with Aadhaar. And US markets end sharply lower amid volatility. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics, and the stock market. But for now, from the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye.